हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। तो जेएम फाइनेंशियल्स ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है और काफ़ी टाइम से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और फिलहाल ये शेयर भी मेरा प्रॉफिट में ही है और कुछ ही दिनों में या कुछ महीने के अंदर ये इससे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो जस्ट इस पर हम बात करने वाले हैं और अभी जो भी अपडेट्स है इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले इसका मैं बिज़नेस वगैरह सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट वी डू में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में यहाँ पर बताया हुआ है। जस्ट मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें समझा देता हूँ। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ फंड, कैपिटल मार्केट लेंडिंग, बेस्पोक फाइनेंस, ये सारी डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। डेट ट्रेडिंग और प्राइवेट इक्विटी फंड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ग्रुप, रियल इस्टेट कंसल्टिंग, ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस है, काम है। और यहाँ पर मॉर्गेज लेंडिंग भी करता है, मॉर्गेज के अगेंस्ट, होलसेल मॉर्गेज या रिटेल मॉर्गेज। और यहाँ पर अल्टरनेट एंड डिस्ट्रेस क्रेडिट, अगर किसी कंपनी ऑलरेडी डेट के वजह से या कर्जों के वजह से, कर्जे के बोझे के वजह से दबी हुई है और उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन करने का काम भी ये कंपनी करती है, मतलब वो कर्जे से बाहर लाने का भी काम करती है। अल्टरनेटिव क्रेडिट फंड भी देती है, एक्स्ट्रा कोई क्रेडिट फंड उनको चाहिए कि उनको लोन से बाहर निकलने के लिए या उनको सही से बिज़नेस कंप्लीटली करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा कर्जा होने के बाद कंपनी दूसरी कंपनी कोई कर्जा देती नहीं है। ठीक है, तो उससे और भी कंपनी बुरे हालात में चली जाती है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम ये कंपनी करती है। और यहाँ पर अगर देखेंगे इसके प्लेटफॉर्म और तो असेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटीज़, ये सारे इसमें डील करता है ये। जैसे हम यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में, स्टॉक मार्केट में या वेल्थ क्रिएट करने में हम लोग जिस तरीके से खुद का इन्वेस्टमेंट करके खुद ये करते हैं, इस तरीके का कंपनी भी दूसरों के लिए ये काम करती है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और इस पर मैंने कम्प्लीटली डिटेल अबाउट से लेके सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले वीडियो जो बनाया था मैंने 7 दिसंबर 2021 में सबसे पहले ये वीडियो लाया था, तब इसमें भी कम्प्लीटली डिटेल मैंने बताई थी। ठीक है, और सेकेंड टाइम भी इसमें 9 मार्च 2022 में जब ये वीडियो लाया था 3-4 महीने बाद, तो यहाँ पर भी मैंने कम्प्लीटली डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 35 मिनट का टाइम में कम्प्लीटली डिटेल कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल मैंने बता चुका हूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं अभी थोड़े ज़्यादा टाइम आपका ना गवाते हुए मैं सारी चीज़ें आपको जो भी है शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कंपनी का बिज़नेस कैसा है, काम क्या करती है। और अभी मैं इसका आपको बिज़नेस भी दिखा देता हूँ, मतलब इसका सेल और ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि उससे कमाई कितनी होती है। तो सेल इम्पॉर्टेंट होता है कि सेल्स कितना कर लेती है, प्रॉफिट कितना कर लेती है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे लेके आता हूँ आपको और यहाँ पर सबसे पहले इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो, कंपनी का 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली ये कंपनी है। और फिलहाल अभी 75 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है इसका। और ये इसका जो हाई है 96 या 97 के आसपास ये हाई मार चुका है। 57 के लो यहाँ पर ये कंपनी में देखने मिल रहे हैं। तो 96 और 97 का हाई ये मार के नीचे आया हुआ है, तो ऑलरेडी ये हाई से भी कम पे है मेरा। और अच्छा खासा अभी थोड़ा 7-8% का मेरा प्रॉफिट में है ये शेयर। ठीक है, और स्टॉक का अगर पी की बात करेंगे तो 9-10 का यहाँ पर पी आ रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है, पी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, देख लो यहाँ पर 2-2.5% आपको बैंक अकाउंट में आपको एज ए इंटरेस्ट आप समझ लो कि ये आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा ये डिविडेंड का इनकम। ठीक है, और आरओसी और आरओई, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न्स कंपनी अच्छा जनरेट कर लेती है। फेस वैल्यू काफ़ी कम है, 1 रुपये का फेस वैल्यू इसमें हमको देखने मिल रहा है। और अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो देखो मेजॉरिटी शेयर्स 1 साल में काफ़ी गिरे हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के दिन भी काफ़ी शेयर्स गिरे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांगली खड़ा है। अगर मैं आपको थोड़ा मार्केट के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करेंगे तो आज काफ़ी भारी गिरावट आज के दिन ये
पूरे निफ्टी में गिरी हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर 300 पॉइंट गिरा हुआ है, लगभग 1.5% ये गिर चुका है। और सारा बैंक निफ्टी सारी चीज़ें यहाँ पर आज ग्लोबली मार्केट काफ़ी गिरा होने की वजह से फिर भी मार्केट में ये स्ट्रांगली खड़ा है ये शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरने की वजह से भी फिर भी ये शेयर ने ज़्यादा गिरावट इसमें हमको देखने नहीं मिली। यहाँ पर थोड़ा सा प्लस ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है कंपनी में ये या मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग शेयर हमको नज़र आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में भी देखो ये शेयर काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है, ठीक है। तो अप एंड डाउन से इसके रिटर्न्स कितने जनरेट हुए ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी थोड़ा डाउन साइड ही दिखाया है इसने। तो एक टाइम पे देखो 5 साल के टाइम पे इसका भाव 175 के आसपास का ये इसका भाव था एक टाइम पे। और अभी यहाँ पर देखो 10 साल में ये एक टाइम पे इसका भाव था 175 के आसपास ही था नवंबर के टाइम पे। और यहाँ पर 15 रुपये का शेयर यहाँ पर इतना रिटर्न्स ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है एक टाइम में, ठीक है। तो 2012 से लेके ये यहाँ पर आप देख सकते हो 2012 से 2017 तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न से ऑलरेडी दे चुका है जो भी पुराने इन्वेस्टर रहेंगे। उसके बाद ये करेक्शन आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो लोग यहाँ से निकल भी गए, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 6 रुपये का शेयर था 2005 के टाइम पे। और ये शेयर देखो कितने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए थे। लगभग यहाँ पर जो इसका प्राइस है इसका हाई है 142, तो 6 रुपये का शेयर 142 हुआ। लेकिन जिसने नहीं बेचा तो 2008 की मंदी में काफ़ी नुकसान उनको देखने मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, ऊपर आया, ऊपर की तरफ आके फिर से डाउन साइड ये फिर से मिलने लगा 10-12 रुपये 13 रुपये के भाव पे। फिर उसके बाद 10-12 पे जिसने लिया उसको और भी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए, लगभग 175 के रेंज तक ये पहुंचा, ठीक है। तो उसके बाद फिर से 175 पे जिसने भी ख़रीदा उनके लिए लॉस और जिसने डाउन पे ख़रीदा उनके लिए थोड़ा प्रॉफिट। तो ये हमेशा मार्केट का रूल ही है। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इसका बुक वैल्यू है काफ़ी अच्छा है। स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.93 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये एक बुक वैल्यू ही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बाकी नेगेटिव पॉइंट्स इसमें ज़्यादा है। इसका सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, 10% 9.5% के हिसाब से 5 साल से इसका सेल्स ग्रोथ है। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल के हिसाब से 10% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी ख़राब है। और डिविडेंड पे आउट यहाँ पर आप देख सकते हो 10.5% ये डिविडेंड पे आउट कर रही है, तो कम है, इस वजह से भी ये ख़राब माना गया है। और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 6.5% से प्रमोटर की होल्डिंग गिरावट हुई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इस कंपेयर में जो भी कंपनीज़ है तो उसमें ये कंपनी एंड में आती है, लास्ट में आती है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल कम है इस वजह से, ठीक है। लेकिन लगभग इन कंपैरिजन में बाकी जो HDFC AMC है उसके आसपास ये डिविडेंड दे देती है। तो देखो बड़ी कंपनी के आसपास का ये डिविडेंड ये आपको दे देती है कंपनी, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली जून 2019 से लेके यहाँ पर जून 2022, तो यहाँ पर सेल्स देख सकते हो 850 करोड़ से अभी जस्ट 791 करोड़ तक ये पहुँचा है। मतलब देखो कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने नहीं मिला इसके सेल्स में, इसीलिए सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब है ये कंपनी का। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी थोड़ा वही रेंज में रहा है, थोड़ा कम हुआ है। जून 2019 से लेके जून 2022 तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी कमा रही थी लगभग 77% कंपनी को मिलता है प्रॉफिट, और काफ़ी अच्छा है। और फिलहाल अभी ये प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है, 65% तक कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो परसेंटेज अच्छे हैं, लेकिन जो प्रीवियस जो इसके रिजल्ट्स थे उसके कंपेयर में थोड़े कम है, ठीक है। और अगर इसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो देखो कंपनी इतना बैच चुका रही है, पहले 350 करोड़ का कंपनी बैच चुका रही थी, अभी 261 करोड़ का कंपनी बैच चुका रही है, ठीक है। तो 3 महीने का ये बैच है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। और थोड़ा लगभग यहाँ पर 14 करोड़ का
कंपनी को अदर इनकम भी हो रहा है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 195 करोड़ से लेके 198 करोड़ तक का कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट करते हुए आई है। मतलब लगभग कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क हुआ नहीं है 3 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो कोई ख़ास इसमें मूवमेंट हमको ज़्यादा देखने नहीं मिली, लेकिन एक टाइम पे इसका 275 करोड़ तक जून 2021 में इसके नेट प्रॉफिट थे, लेकिन उसके मुकाबले फ़िलहाल अभी जून 2022 के कम है। तो 2021 के मुकाबले 2022 के यहाँ पर नेट प्रॉफिट गिरावट हमको देखने मिली है, ठीक है। और अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देखो लगभग 2011 से लेके 2022 तक, मार्च 2022 तक, तो यहाँ पर आपको सेल्स यहाँ पर नज़र आएंगे कि यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ते हुए सेल्स नज़र आ रहे हैं। 886 से यहाँ पर आपको थोड़ा करके एवरी ईयर थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया, लेकिन यहाँ से 2018 के बाद ज़्यादा ये बढ़ा नहीं है। उसके पहले अच्छा खासा सेल्स बढ़ा था, ठीक है। तो 2018 के बाद 3000 के ही रेंज में ये देखने मिला और लगभग अभी 3500 करोड़ का फ़िलहाल कंपनी का सेल चल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 56% से लेके अभी 66% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी कर रही है, ठीक है। तो बीच में 79% भी कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लिया था। और अदर इनकम देखो थोड़ा बहुत कंपनी कमा लेती है एक्स्ट्रा इनकम, तो ये अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी कंपनी की। और इंटरेस्ट पेमेंट देखो अब लगभग अभी 1000 करोड़ का कंपनी 1081 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 182 करोड़ से लेके 916 करोड़ यानी 916 करोड़ तक कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट किया है। तो थोड़ा प्रॉफिट बढ़ते हुए तो हमको नज़र आया है, ठीक है। तो फिलहाल नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़े तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर इसके स्टॉक का CAGR अगर देखेंगे तो देखो 10 साल में ये हर साल आपको 17% का ग्रोथ दे रहा था। तो सालाना 17% का ग्रोथ काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी होते तो लगभग इतने आसपास आपको मिल जाता है। एवरेज तो 12% ही पकड़ा जाता है किसी भी कंपनी का या किसी भी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ, ठीक है। तो उस मुकाबले कंपनी का यहाँ पर आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छा आपको देखने मिलेगा। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 11% का यहाँ पर हर साल 11% का आपका लॉस आपको देखने मिलेगा। और 3 साल का अगर आप देखोगे तो 3 साल में हर साल 3% की गिरावट आपको शेयर का रिटर्न्स में आपको देखने मिलेगी। और 1 साल में ये 19% तक गिरा हुआ है, तो फिलहाल अभी गिरावट पे ही मिल रहा है हमको। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि देखो इसका जो रिज़र्व है थोड़ा बढ़ते हुए गया, तो रिज़र्व में कंपनी के पास काफ़ी अच्छा पैसा है। यहाँ पर 7500 करोड़ तक का कंपनी यहाँ पर 7500 के ऊपर है रिजर्व में पैसा। और बोरोविंग अगर देखे होगे तो यहाँ पर 3300 से लेके अभी 13500 करोड़ तक कंपनी या 13500 करोड़ का तो कर्जा है कंपनी पे। लगभग पहले 12500 करोड़ था, अभी 1,500 करोड़ कंपनी ने और उठा लिया है। और इस वजह से कंपनी पे थोड़ा लोन बर्डन होने की वजह से थोड़ा ये चीज़ ख़राब लगती है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी दूसरे का लोन मैनेज कर लेते तो खुद का भी मैनेज आराम से कर सकती है, ठीक है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर जो है 62% से लेके अभी थोड़े कम हुए हैं, बीच में 54% हुए थे। 54 से फिर से ये कंपनी के शेयर होल्डर ने फिर से माल उठाना चालू किया और प्रमोटर्स ने फिर से माल लेना चालू किया। और यहाँ पर देखो 55.42 हुआ था, फिर अभी थोड़ा सा प्रमोटर ने माल बेचा है 55.41 तो 41 है। तो प्रमोटर्स थोड़ा उन्होंने माल बेचा है। और फॉरेन के इन्वेस्टर्स का यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉरेन की 20% इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट था, 27 तक गया था, उसके बाद थोड़ा बेचा उन्होंने। और फिलहाल अभी 21% 21.13 यहाँ पर परसेंटेज अभी फॉरेन के इन्वेस्टर के पास इसके शेयर्स है। और DIs के पास देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास यहाँ पर आप देख सकते हो 4.25% तक DIs के पास था 2019 में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो DIs यहाँ पर 11-12% तक भी जा चुके थे, 11.80। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ी सेलिंग देखने मिली, DIs ने माल बेचा है। और अभी फ़िलहाल DIs के पास भी 8.79% यहाँ पर
DIS के पास होल्डिंग है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 13% थी स्टार्टिंग में, 13-14%, और वही रेंज रही है। बीच में पब्लिक ने भी काफ़ी माल बेचा था लेकिन फिर से ख़रीदना चालू किया, और पब्लिक के पास अभी 14.67% का यहाँ पर पब्लिक के पास होल्डिंग है। पब्लिक की इतना पोर्शन पब्लिक के पास है, तो पब्लिक का इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है बाकी मुकाबले, ठीक है। तो फिर भी ये कंपनी में जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी देखो तगड़े लोग, तगड़ी पार्टी यहाँ पर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। तो ये शेयर ख़राब कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका पैसा तो आपसे ज़्यादा होता है। अगर पब्लिक से ज़्यादा यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है, क्योंकि इसका बिज़नेस देख के उन्होंने पैसा लगाया है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी काफ़ी पैसा लगाया है। तो प्रमोटर्स भी खुद के शेयर्स और ख़रीदते जा रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स के पास भी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी। तो पब्लिक का भी थोड़ा इसमें ऐसे शेयर्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, और फिलहाल मेरा तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का नज़र, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने देखो ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मैं इसको थोड़ा, जो मेरे मिनिमम रिटर्न्स का क्राइटेरिया रहता है, उतने मिनिमम रिटर्न्स लेके मैं इसमें से निकल जाऊंगा, लेकिन वो सालाना रिटर्न से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। तो ये शेयर में से जस्ट मैं निकलूँगा, तब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मिनिमम 20 के ऊपर ही लेता हूँ, 21% से ज़्यादा, या 21% मिनिमम तो लेता ही हूँ। तो उससे ज़्यादा भी अगर मुझे लगता है इसमें मिलेगा तो उससे ज़्यादा ले लूँगा, नहीं तो मैं मिनिमम मेरा टारगेट लेके ये शेयर में से भी निकल जाऊंगा, और अदर बहुत सारे शेयर से उसमें से भी निकलना है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट देखो, मार्केट हमेशा अप एंड डाउन होता है, तो इसको मुझे 10-15 साल के लिए रखना नहीं है, ठीक है। तो इसको जस्ट मेरा जितना यहाँ पर मेरा होल्डिंग के लिए मैंने जितना सोचा था उतना ही टाइम में होल्ड करूँगा, ठीक है। जितना दूर तक का मेरा नज़रिया था उतना ही मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं निकलने का ही सोच रहा था, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा है, इस वजह से काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है कि अच्छा टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक अच्छे शेयर्स को होल्ड करना। तो ये प्रॉब्लम की वजह से जल्द इसमें से भी अगर ये प्रॉफिट दिखता है तो मैं निकल जाऊँगा। ओवरऑल मैं बहुत सारे शेयर्स में बेचते जा रहा हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो के मैंने बताए भी है, जो शेयर्स मैंने बताए हुए हैं सभी शेयर्स को मैं फटाफट, जैसे मेरे मिनिमम टारगेट आते हैं, अचीव हो रहे हैं, तो उनको भी मैं बेचते जा रहा हूँ। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो कम्प्लीटली क्लियरली आपको सामने है कि जो भी मैं बाई कर रहा हूँ और जो मैं सेल कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो भी उछाल आता है, गिरावट आती है, कोई बैड न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने का काम करता हूँ। तो नॉर्मली यही है कि आपको सही नॉलेज मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और शेयर की मूवमेंट देखो जिस तरीके की होती है, चाहे मेरी इन्वेस्टमेंट हो चाहे किसी की भी इन्वेस्टमेंट, सबके लिए वो सेम मूवमेंट वो शेयर करेगा। तो इस तरीके के काफ़ी शेयर्स मेरे पास है, और सभी में अच्छा खासा प्रॉफिट मैं यहाँ पर लेता हूँ, और मैं प्रॉफिट लेके ही किसी भी शेयर में से निकलता हूँ। लॉस मुझे लेना पसंद नहीं है, तो ये शेयर में से भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल लूँगा। और यहाँ पर 7-8% तो मेरा अभी भी प्रॉफिट में है। अगर मेरे पुराने वीडियो देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या है, सारी चीज़ें मैंने इसमें भी बताई है, और साथ में अभी का जो प्राइस चल रहा है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। जिस दिन मैं ये शेयर में से निकलूँगा उस दिन पे ये सारे वीडियो में प्ले करके उसमें वो टाइम पे मेरे प्राइजेस क्या थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर मेरी लास्ट एग्ज़िट क्या है, तो और मुझे कितना टाइम लगा, सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ओवरऑल जो भी चीज़ें होती है सबके लिए इक्वली ही रहेगी। अगर आपका प्रॉफिट होगा मेरा भी प्रॉफिट होगा, और मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका भी होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ें होने वाली है, और लॉस होगा तो दोनों को लॉस होगा, लेकिन मैं लॉस बुक नहीं करता, इस वजह से मुझे लॉस नहीं होता। और जो लॉस बुक करते हैं उनके लिए तो लॉस ही कहलाएगा। तो इस वजह से मुझे स्टॉप लॉस या लॉस लेने की आदत नहीं है। तो इस वजह से जो भी मेरे प्रॉफिट्स है तो कम्प्लीटली प्रॉफिट लेके ही हर एक शेयर में से निकलने का, कम्प्लीटली 100% मेरा प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने का ही मेरा मेन मकसद होता है। तो इस वजह से मेरा जो भी शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट लिए सारे के सारे मैं यूट्यूब पे डालते जाता हूँ, और साथ साथ में आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते जाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज कम नहीं होने वाला है, तो बढ़ने वाला ही है। जस्ट नॉलेज लो, सीख लो, और उसके बाद आपके जो भी शेयर्स है या जो भी आपका पोर्टफोलियो उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख लो, ठीक है। तो
अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।